गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में फर्स्ट लेसन को स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेसन की शुरुआत में हमने चेंज को पढ़ा। परिवर्तन किसे कहते हैं, एक नॉर्मल साधारण भाषा जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। फिर उसके बाद हमने कहा कि चेंज अर्थात परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक जिससे नया पदार्थ नहीं बनता, परंतु रासायनिक पदार्थ जिससे या रासायनिक परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बनता है। भौतिक अस्थायी होते हैं जबकि रासायनिक स्थायी होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने बोला कि रासायनिक समीकरण अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु या किसी भी अभिक्रिया में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर हमने कहा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्व व यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों में लिखने पर प्राप्त रासायनिक समीकरण ही क्या कहलाती है, मतलब प्राप्त समीकरण ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। हमने ये बोला, कल हमने इतना रिपीट कर लिया था या इतना हमने कर लिया, आज हमने इसको रिपीट कर लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के भाग दूसरे की। तो आज हम जो करेंगे सबसे पहले वो टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि या चरण। क्या? रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। ये टॉपिक कहीं पेपर में नहीं आएगा, निश्चिंत रहें। बस फिर भी अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक में पूछ लिया जाता है तो चलो हम कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। एक रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हमने कल देखा था कि C+O2 से क्या बनता है जी, CO2। हमने बोला था कोयले का दहन, ठीक है। C कार्बन, कार्बन मतलब कोयला। O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम श्वसन क्रिया में मुक्त करते हैं, ये तो हमें पता है। हमने बोला था कि इनको बोला जाता है जी अभिकारक और इनको बोलते हैं जी उत्पाद। हमने ये भी कर लिया था, ये भी बिल्कुल ठीक। अब याद रखना रासायनिक समीकरण को लिखने की पहली विधि, विधि का पहला पॉइंट क्या है। तो सीधी सी बात है, पहला पॉइंट ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित या किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों को, किसको? अभिकारकों को सदैव बाईं तरफ लिखा जाता है। कौन सी तरफ? बाएं तरफ या बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। और उनके मध्य यदि उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो, यदि उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगता है। तो आसान है, समझ गए। पहला पद क्या है या पहला पॉइंट क्या है कि किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों बाईं ओर लिखा जाता है। यदि उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब एक और उदाहरण लिखता हूं। मेथेन का दहन, मेथेन गैस मार्श गैस, मैंने बोला था आपको, इसे मार्श गैस बोलते हैं, दलदल वाली गैस। मेथेन का दहन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा, ये अपने बाद में जब समझेंगे अच्छी तरह, जब लेसन आएगा तब समझेंगे। ये उत्पाद है, वो अभिकारक है। सेकंड पॉइंट, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित उत्पाद को सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? अब इधर क्यों नहीं समझाया, उसके पीछे रीजन थोड़ी देर में पता लगता है। यदि उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो, अब इधर जो एक था ना, इसलिए 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी है। फिर हमने पहला कहा कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। यदि उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ये और दूसरा पॉइंट, अब उत्पादों को सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। यदि उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उन्हें कहां रखा जाता है, मतलब उनको उनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उन्हें सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। 2 पॉइंट, अभिकारक बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर, अभिकारक बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर।
यदि अभिकारकों की संख्या 2 से अधिक है तो प्लस का चिन्ह है, उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो पहले 2 पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, इजी था ना। अब मैं एक लिखता हूं उदाहरणों में। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में कोई गैस मुक्त होती है तो उस पर ये वाला तीर का निशान, और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशेप प्राप्त होता है, अवशेप बचा हुआ पदार्थ जो तलहटी में बैठ जाए, मतलब नीचे, उदाहरण के लिए आप एक बीकर लीजिए, कांच का एक बोल ले लीजिए, उसमें आप रेत मिला दीजिए, घोल लीजिए पानी के साथ, रेत नीचे बैठ गई, वो एक तरह का अवशेप है। वैसे तो झाग को बोला जाता है, झाग समझते हो, मतलब अगर आप किसी साबुन को घोल दीजिए तो कुछ टुकड़े तो उसके नीचे बैठ जाएंगे परंतु झाग ऊपर आ जाएगा। तो झाग जो ऊपर आया वो एक तरह से अवशेप है जो बाहर निकल रहा है, जो आपका काम का नहीं है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे अवशेप अलग होता है पर ठीक है, हमें समझने के लिए बैठ रहा है। इसको अवशेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवशेप। इसको नहीं, उसको। अवशेप के लिए ये तीर का चिन्ह लगाया जाता है। किसी रासायनिक समीकरण में यदि गैस मुक्त होती है तो ये तीर का चिन्ह लगाया जाता है, और यदि कोई अवशेप प्राप्त होता है, ये अवशेप बनता है, तो ये तीर का नीचे, ये तीर वाला निशान लगाया जाता है। ये नीचे क्यों रहा, आकार वो नीचे बैठ गया, ये ऊपर है मतलब गैस है वो उड़ गया। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा हार्ड लगेगा, काम आपके नहीं आएगा, 11वीं 12वीं में बहुत अच्छी तरह काम आता है, परंतु हाँ 10वीं में आएगा। एक जगह आएगा, धातु कर्म वाले में आएगा, अवशेप क्या है तो वहां डीपली तरह समझा दिया जाएगा। अवशेप तलहटी में बैठ जाते हैं तो वो क्या होता है वहां बात कर लेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, तीसरा पॉइंट क्या है, किसी रासायनिक समीकरण में यदि कोई गैस मुक्त होती है तो इस तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यदि कोई अवशेप प्राप्त होता है तो इस तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चौथा बहुत आसान है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य अभिक्रिया का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, अभिक्रिया का। ये तीर का चिन्ह अभिक्रिया का है। तो 4 पॉइंट आप समझ गए। पहला तो आपको पता है, अभिकारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है, उनकी संख्या 2 से अधिक हो तो प्लस, उत्पादों को दाएं ओर लिखा जाता है, यदि उनकी संख्या 2 से अधिक हो तो प्लस। और फिर था, अगर गैसीय अवस्था में कोई चीज मुक्त होती है या गैस मुक्त होती है तो इस चिन्ह का उपयोग, यदि कोई अवशेप प्राप्त होता है तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और चौथा तो आसान था, अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगाया जाता है, इस तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। लास्ट वाला मेरी तरफ है, बुक में नहीं मिलेगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरकों को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा धारा नहीं देना। मैंने क्या बोला था, अब जैसे मैं ये लिखूं, अब आपको ये समीकरण बाद में याद होंगी, कोई बात नहीं, अभी नहीं होती। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो त्रिभुज का निशान लगा है इसको हीट बोलते हैं, ऊष्मा, गर्म करना, ताप का निशान, ताप का चिन्ह है, मैथ में डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ताप का निशान है ये इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक था, और ये देखो तीर के ऊपर लगा। ऐसे यदि इसमें कोई वायुमंडलीय दाब लगता, मतलब कोई प्रेशर या दाब लगता तो वो इसके साथ ही लिखा जाता। यदि कोई उत्प्रेरक लिखा जाता तो भी इसके साथ लिखा जाता। उत्प्रेरक क्या है ये हम लेसन में बात करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए। 5वां पॉइंट क्या था, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण के लिए कोई ताप, दाब या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तो वैसदेव कहां लिखा जाता है, बीच में जो तीर का निशान है ना उसके ऊपर, मध्य तीर के चिन्ह के ऊपर या अभिक्रिया चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। तो ये थे पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स। 5वां मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी रासायनिक समीकरण के लिए आवश्यक ताप, दाब और उत्प्रेरकों को अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर, अभिक्रिया के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। बस इतनी सी चीज थी। तो आप ये समझ गए होंगे, आसान थे ना टॉपिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है रासायनिक
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले अब क्यों आवश्यक है ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक प्रश्न याद रखना, रासायनिक असंतुलित समीकरण, इसको असंतुलित समीकरण को किसी असंतुलित समीकरण को क्या बोला जाता है, तो उत्तर आएगा कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बोर्ड में तो एक बार पूछा गया है 2011-12 के अंदर, परंतु फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अर्धवार्षिक या किसी टेस्ट में पूछ लिया जाता है कि किसी असंतुलित समीकरण को क्या बोलते हैं, तो कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण कहा जाता है। संतुलित करने की विधि को क्या बोलते हैं? इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखिए। तो विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, या अगर हिंदी प्योर में बोला जाए तो अनुमान विधि। अनुमान विधि आसान है, नाम देखो, 3 ही प्रश्न बताए मैंने, 3 के 2 ही बताए। किसी असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं जी? उत्तर आएगा कंकाली समीकरण। उस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि, और या अनुमान विधि। बुक में आपको ये मिलेगी, इसका हिंदी में वर्जन अनुमान विधि होता है, या निरीक्षण विधि बोलते हैं, हम तो अनुमान विधि बोलेंगे, ठीक है। अब देखो संतुलित करना, अब असंतुलित और संतुलित का क्या पता लगेगा? सबसे पहले तो यही समझना। तो मैं एक समीकरण लिखता हूं, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे कि संतुलित है या असंतुलित है, कैसे है, कैसे करनी है और क्यों। तो मैं एक लिखता हूं, सबसे आसान शुरुआत करते हैं। मेरे को ये दे रखा है, ये आपका उत्प्रेरक हो गया ना, उत्प्रेरक नहीं, विशेष परिस्थिति होगी। मेरे को ये दे रखा है, ये समीकरण दे दी, कहते हैं इस समीकरण को संतुलित कीजिए। सबसे पहले मुझे क्या पता ये असंतुलित है, और ये संतुलित होता क्या है, ये तो हम थोड़ा इस टॉपिक को करने के बाद समझेंगे कि संतुलित करना क्या है। द्रव्यमान वाला पंगा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, वो हम इसके बाद बताते हैं। पहले समझो इसको, ये असंतुलित है या संतुलित है, तो हम पहचानने कैसे? तो सीधी सी बात है, रफ पेज आपके पास होगा, कॉपी के पीछे लास्ट पेज या जहां भी आप करना चाहिए, सबसे पहले वहां जाएं। इस अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय है, तीर का निशान है, मैंने आपको बताया था, या अनुत्क्रमणीय, कुछ भी हो, इसकी जगह आप बराबर समझे। क्या समझे? बराबर। समझ गए? आपको अणु, परमाणु, यौगिक या तत्व या मिश्रण पहचानने में तकलीफ होती है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आपको कम आता है ना, इसलिए कोई नहीं, सीख लेना। नहीं आता तो भी आसान है, देखो इंग्लिश के अक्षर तो पहचान लोगे, इतना कर लोगे ना, वो बहुत है। तो देखो अब ये समझे आप, ये है बायां, ये बाएं, और ये है दायां, ठीक है। इसमें H चाहिए, क्या है? H। H के पैर में क्या लगा हुआ है? 2। इसका मतलब H यहां कितनी बार आया है? 2 बार। कितने बार आया है? 2 बार। कितनी बार आ गया? 2 बार। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इधर भी देखिए H कितनी बार है, H के पैर में क्या लगा हुआ है? 2। तो देखो दोनों बराबर है, पहला टी राइट, दोनों बराबर हो गए। अब बात करते हैं O की, किसकी? O की। O कितनी बार है? तो देखा जाता है कि सर यहाँ तो 2 है, तो O 2 है, परंतु यहां देखो O कितना है, O के पैर में कुछ लगा है? नहीं, तो इसका मतलब O क्या है? 1। O क्या है? 1 है। O कितना है? 1 है। तो अब क्या करें?
O 2 है, O 1 है। तो सीधी सी बात है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ गुणा किया जाता है। आप भाग भी कर सकते हो, पर गुणा बेटर रहेगा आपके लिए। क्या आप गुणा करोगे? कैसे? देखो, अगर मैं यूं लिखूं 12, मतलब अगर मैं मैथ की तरीके में जाऊं, x प्लस 2 का गुणा यदि मैं 2 से करूं, तो आप इसको कैसे हल करते हो कि सर इसका पहले इससे, इसका फिर इससे, तो 2x प्लस 2 इंटू 2, मतलब 2x प्लस 4 आता है, यही आता है ना। तो यही फॉर्मूला यहां लगेगा, मतलब आपको किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करना है, किसी एक और या दोनों और भी कर सकते। क्यों ना मैं ऐसे करता हूं, इस एक को 2 बनाने के लिए इस 2 का क्या कर देता हूं, यहां से गुणा, और जो आप 2 या जो भी आप नंबर ऐड करोगे, जो भी नंबर आप ऐड करोगे, जो भी नंबर, वो सदैव कहां लगेगा, उस सूत्र के आगे, ना पैर के नीचे, ना ऊपर, ना इसके बीच में। मान लो आपको O को 2 करना था ना, तो आप यहां 2 नहीं लगा सकते, ये गलत है। ये पूरा सूत्र है ना। अब कैसे पहचाने, मुझे सूत्र नहीं आता, तो देख लो जी, बीच में प्लस का निशान नहीं होना चाहिए। बीच में H2 और O के बीच में कोई सिंबल है, प्लस का, माइनस का, कोई गुणा का, सॉरी कोई भाग का, गुणा तो है ही, का निशान है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी संख्या आगे लगेगी, और इस 2 का मतलब है कि ये ब्रैकेट ये एक तरह से, और ये 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या है? अलग अलग चीजें। इस 2 के कारण H भी दुगना हो गया, और इस 2 के कारण O भी दुगना हो गया। समझ में आया कुछ? ये जो मैंने 2 लगाया, इसको आगे क्यों लगाया, पहले ये समझो। क्योंकि इनके मध्य कोई प्लस का निशान नहीं था, कोई माइनस का निशान नहीं था, ना कोई भाग का था, ना कोई अदर निशान था, इसलिए इसके आगे लगा। ये थी देसी भाषा। ओरिजिनल या बेटर तरीके से जी, जल का सूत्र होता है H2O, तो उसके बीच में मैं कुछ नहीं डाल सकता, जितनी संख्या बढ़ानी है उसको उसके आगे लिखा जाएगा। तो ये 2, ठीक है। अब इस 2 ने क्या किया, इस H को भी दुगना कर दिया, इस 2 ने O को भी दुगना कर दिया। तो पहले O का करते हैं, तो O को 2 से जैसे गुणा किया, तो यहां तो 2O आ गया, परंतु H भी तो दुगना हो गया, 4। कितना आ गया? 4। लोगे, अब तो पंगा पड़ गया, अब तो ये ठीक नहीं हुआ। क्यों? मैंने O को 2 किया, O तो 2 हो गया, O क्या हो गए? बराबर, परंतु H यहाँ 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। 2 से क्या हो गया? 4 हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, 2 से 4 हुआ है, तो ऐसे करते हैं ना, 2 का इधर गुणा कर देते हैं। तो इधर जैसे 2 का गुणा किया, मतलब 2 लिखा, तो यहां देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। मुझे पता है कम समझ में आता है, मानता हूं। भाई मैंने क्या किया शुरुआत में, मैंने ये किया, मैं इस 2 को इरेज करता हूं, इस 2 को इरेज करता हूं, ठीक है, इसको भी इरेज कर रहा हूं, इस पूरे को देखो, ये ठीक है। मैं वापिस से समझा, ढंग से समझा, बराबर का निशान लगाया। सबसे पहले H है यहां, H यहां से उठा दीजिए, रफ में करना है ये बात। H के पैर में 2 है, तो मतलब H यहां 2 है, और यहां भी H कितना है? 2। ये बराबर। हाँ, तो यहां O कितने हैं? तो 2। इधर O कितने हैं जी? 1। तो इस 1 को 2 करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे अणुसूत्र में 2 का क्या कर दिया? गुणा। क्या कर दिया? 2 का पूरे का गुणा। क्यों किया? क्योंकि H2O सूत्र है पूरा, सूत्र के आगे 2 लगा जाता है, तो इसके कारण ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा। तो इसने, इस 2 ने O को तो 2 कर दिया, क्या कर दिया? O को 2 तो कर दिया, परंतु इसी 2 ने H को भी क्या कर दिया? 4, क्योंकि गुणा करते हैं ना, क्या करते हैं? गुणा। तो इस 2 ने इस H को 4 कर दिया, जबकि इस O को क्या कर दिया? दुगुना। तो यहां देखा जाए तो O तो बराबर हो गया, परंतु H यहां से दुगुना हो चुका है, मतलब 2 का 4 हो गया। तो क्यों ना 2 यहां भी लगा दिया जाए। तो यहां भी 2 लगाने पर कितना आ गया? 4। बराबर हो गया ना। एक बार फिर चेक करते हैं, H 2 इंटू 2, क्योंकि एक के ऊपर ही 2 लगाया ना, आगे और नीचे अलग अलग संख्याएं नहीं है, एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्याएं है ना। इस H के लिए 2 आगे और 2 नीचे, तो इन दोनों का आपस में गुणा, 4। इधर भी देखे ऐसा ही है, 4। O के नीचे 2 है तो 2, यहां O 1 था, परंतु आगे 2 लगा हुआ है तो 2। तो देखिए H4 O2, तो यह अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित। नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, मैं एक और लिखता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो चलो मैं ये लिखता हूं, जो मैं पहली समीकरण लिख रहा था, कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण, जो 2015 बोर्ड में 15-16 के पेपर में पहला
क्वेश्चन 1 नंबर का ये आया था, कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण लिखे, तो C+O2 से CO2 ये था, इसको संतुलित करना है, बराबर का निशान रफ में, यहाँ नहीं, इस C की जगह 1, क्योंकि C 1 है और इधर भी C कितना है, 1 है, O कितना है जी, तो जी 2, और वहां भी O कितना है जी, 2, तो ये संतुलित है ही, तो इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसको लिखना कैसे, देखो जब भी आपको कोई समीकरण मिल जाए और आप उसकी जांच करें शुरुआत में, ठीक है, अगर आपको उसमें कोई चेंज ना लगे, वो संतुलित लगे, तो आप करोगे कैसे वो सुनो। सबसे पहले आप लिखोगे अनुस्वर में ऊपर असंतुलित समीकरण जो दी हुई है वो लिख दी, फिर लिखोगे संतुलित समीकरण, यदि वह संतुलित है सीधा लिखोगे दी गई समीकरण पूर्व ही संतुलित है, तो सेम समीकरण उतार। करना कैसे है, पहले क्वेश्चन में आपने जांच किया कि वह असंतुलित है, तो पहले उत्तर में लिखोगे असंतुलित समीकरण या दी गई असंतुलित समीकरण, वो समीकरण लिख दोगे, फिर आपने उसको संतुलित करके जो भी नंबर लगाए हैं, फिर आप नीचे लिखोगे संतुलित समीकरण और फिर वो नंबर के साथ ऐड करोगे, पहले बिना नंबर फिर नंबर के साथ, और ये समीकरण तो पहले से संतुलित है, तो उत्तर क्या आएगा, दी गई समीकरण पूर्व से ही संतुलित है, या पहले से संतुलित है, फिर यही सेम समीकरण उतार देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे आप, ठीक है। मैं एक और लिखता हूं, आसान सी लिखूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं लिख रहा फिलहाल तो, क्योंकि अभी अपने बहुत कुछ करना है ना, तो मैं यही लिख देता हूं, मेथेन का दहन, किसका, मेथेन का दहन, इसको संतुलित करो, ठीक है, इसमें सब कुछ आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। C1 है, C1 है, C1 यहां है, C1 यहां है, क्लियर है, हो गया। अब देखिए H4 है, H क्या है, 4 है, वहां H क्या है, 2 है, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो H4 हो गए, यहां भी H4 है, वहां भी H4 मैंने किए हैं, हो गए, ऑलरेडी कर दिए। O यहां देखिए 2 है, पर यहां देखो O यहां तो 2 है, यहां तो 2 है, परंतु बीच में प्लस का चिन्ह है, यहां 2 का गुणा 1 से किया है, 2 एकम 2, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 आगे 2 है, तो 2 एकम 2, 2 और 2 कितने होते हैं जी, 4, क्या होते हैं 4, ये प्लस मैंने नहीं लगाया, उन्होंने लगा के दिया, ठीक है। और वैसे भी हमने सेकंड चरण में सीखा था, यदि संख्या 2 उत्पादों की हो या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगता है, प्लस का मतलब प्लस, ठीक है। तो इधर 4 है ऑक्सीजन, तो यहां देखें तो 2 ही है सिर्फ, तो क्यों ना ऐसे करूं, इधर 2 का क्या कर दूं, गुणा, तो हो गई ना। अब चेक कर लीजिए एक बार फिर से, क्या ये संतुलित है या नहीं है। C1 H4 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4, दी ये समीकरण संतुलित हो गई। किया क्या, सिर्फ O के आगे 2 लगाया, H2 के आगे 2 लगाया, इतना सा काम, वो समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी, ठीक है विद्यार्थियों। अभी मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा, उसके आंसर भी मिल जाएंगे, आराम से आप कर प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप जैसे पीछे 5 एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये 5 एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, बाकी जो बचे हुए एग्जांपल हैं बहुत सारे, आपको उसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से डाउनलोड कर लेना, उसमें सॉल्यूशन भी है, आराम से देख लेना। यदि कोई समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, उस समीकरण को लिख देना, मैं उसका आंसर आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। जितने कमेंट करोगे उतने ही समझाए जाएंगे, जो नहीं आएगा तो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो N2H2, और ये N कितना है 2, N यहाँ कितना है 1, तो क्यों ना इधर 2 का गुणा कर दिया जाए। और गुणा भी किनका होगा मैं आपको बताता हूँ, पूर्ण संख्याएं 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं है, 9 भी तो बहुत यूनिक रहेगा, ज्यादातर 2 3 4 5 या 6 में ही समझ जाएगा। n यहाँ 2 है, n यहाँ 1 है, तो मैंने 2 लगा दिया। इस n के 2 लगाने की वजह से इसे NH3 को अमोनिया बोलते हैं, इस 2 की कारण ये n भी 2 हो गया और ये H भी दुगना हो गया। H यहाँ 3 था, 3 दूनी 6 हो गया, क्या हो गया 6, परंतु यहाँ तो H 2 है, तो क्यों ना यहाँ भी 3 लगा दिया जाए। तो एक बार चेक कर लीजिए, चेक करना जरूरी है, चेक के बिना पता नहीं लगा। N2 H 3 × 2 6, 3 × 2 6 बराबर है, दी गई समीकरण को मैंने संतुलित कर दिया, ठीक है। अब यहां देखिए K1 है, K1 है, बराबर है, Cl1 है, Cl1 है,
परंतु आप गौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ O2 है और यहाँ O3 है, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों ना इधर मैं 2 का गुणा करूं और क्यों ना इधर मैं 3 का गुणा करूं। यहाँ तो O6 हो गए और यहाँ भी O6 हो गए, परंतु इस 2 ने इस K को भी दुगना कर दिया, इस Cl को भी दुगना कर दिया और इस O3 को भी दुगना कर दिया। O तो 3 दूनी 6 हो गए, परंतु K यहाँ 2 है और Cl यहाँ 2 है, क्यों ना ये 2 यहाँ लगा दिया जाए। तो आराम से चेक कीजिए, K2 K2 Cl2 Cl2 O 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। जिसको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोशिश करके देखो, आ जाएगा। एक बार फिर से यहां देख लीजिए, नीचे देखो, इस ब्रैकेट के कारण क्या हुआ, ये 2 है तो इधर इसका मतलब O भी 2 और H भी 2, इतना ही है और कुछ मतलब नहीं है। P भी 1 H पहले O अपने चेक करते हैं, O यहां हो गया 2, क्या हो गया 2, और यहां O देखो कितना है 1, तो आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। O बाहर ब्रैकेट के 2 लगाया तो O 2 है, क्योंकि 1 का गुना 2 से करूंगा 2, और यहाँ 1 था तो मैंने आगे 2 लगा दिया, तो इसका मतलब O 2 हो गया, ठीक है। अब H चेक करते हैं कितना है, ये रहा 2 प्लस 1 3 4, तो क्यों ना यहाँ 1 का गुना तो कर नहीं सकता, 2 का कर देता हूं, क्या कर देता हूं 2 का। अब मैंने 2 का गुना कर दिया, अब O चेक करता हूं पहले मैं कितने को दे, 2H 2 प्लस 2 4 हो गए, 2 दूनी 4, O बराबर है Cl 2, Cl के पहले ही 2। एक बार फिर देख लीजिए, Pb इसको लेड बोलते हैं, Pb 1 है, Pb 1 है, इसके आगे 2 लगा मतलब O 2, और यहां भी देख लीजिए 2 है, H यहां 2 हो चुके हैं प्लस 2 4, 2 दूनी 4, Cl के आगे 2 लगाए तो Cl 2 और यहां भी 2 संतुलित है। इधर चेक कीजिए C3 है और यहां C कितना है 1, तो क्यों ना 3 से गुणा करो, C3 हो गए। H यहां देखिए 8 है और यहां देख लीजिए 2 है, क्यों ना 4 से गुणा कर दिया, तो C3 H 4 दूनी 8 और H 8। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 4 कितने होते हैं 10, तो क्यों ना यहाँ 5 लगा दिया जाए। चेक कर लीजिए C3 3 है, H 8 है, 4 का गुणा किया 2 चौके 8, और ऑक्सीजन देख लीजिए 3 दूनी 6 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 10, और यहां भी 5 दूनी 10, समीकरण संतुलित है। Fe1 कंप्लीट है, Cl 3 है, यहां देखिए 1 है तो क्यों ना यहां 3 लगा दिया, इस 3 के कारण Na भी 3 हो गया, तो Na भी कितना हो गया 3 कर दिया, ठीक है। भी Fe1 था Cl 3 था, तो यहां 3 लगा दिया, क्योंकि ये सूत्र है, 3 के कारण ये Cl भी 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया। Na को भी 3 करना पड़ गया मजबूरी में, क्योंकि यहां 3 के कारण Na भी 3 हो गया। ओ देखें 1 का गुणा 3 से किया 3, ये 3 है तो 3, H भी 3 और H भी देखो यहाँ 3 है, दी गई समीकरणों को संतुलित कर दिया। यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, कल की वीडियो में फिर से शुरुआत में ये समझा दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। और अभी रुके, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।